छावड़ा सर लेक्चर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में कक्षा 12वीं गणित में हमने कल बेसिक, इसके पहले जो फर्स्ट वीडियो दिया था मैंने, तो संबंध और फलन के बारे में, संबंध के बारे में मैंने बताया था, संबंध का सिद्धांत बताया था और संबंध कितने प्रकार के होते हैं ये बताया था। आज हम शुरुआत कर रहे हैं उदाहरण नंबर 1 से। तो उदाहरण नंबर 1 देखते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने उसका क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। दर्शाइए कि आर सच दैट या आर टेंस टू ए कॉमा बी सच दैट ए बी की बहन है, द्वारा प्रदत्त संबंध रिक्त है, तथा आर डैश ए कॉमा बी सच दैट ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। दो बातें बोली है उसने। प्रश्न को बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। उसने प्रश्न में पहला संबंध दिया है आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी की बहन है। उसने बोला है बालकों का स्कूल है। अब मैंने कल भी आप लोगों को बोला था कि अगर बालकों का स्कूल होगा तो बहन का तो सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है वो हम पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर उसने पूछा है कि रिक्त संबंध है, तो बिल्कुल रिक्त संबंध है, दिख ही रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसने संबंध क्या दिया है? उसने संबंध पहला वाला दिया है हमको कि आर ए बी, जहां ए बी की क्या है? बहन है। अब ए बी की बहन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि बालक का स्कूल है। बालकों के स्कूल में लड़कियों का तो कोई काम ही नहीं है और लड़कों का काम नहीं है, तो ये क्या है? रिक्त संबंध है। उन्हें पूछा भी यही है कि ये रिक्त संबंध है या नहीं है, तो हाँ ये रिक्त संबंध है, क्योंकि वही उत्तर लिखेंगे, क्योंकि बालकों के स्कूल में बालिका नहीं हो सकती, लड़कों के स्कूल में लड़कियां नहीं हो सकती है, अतः ए बी की बहन नहीं है। अतः ए बी की बहन नहीं है, अर्थात R इक्वल्स टू क्या है? फाई है। क्या है? रिक्त संबंध। तो पहला बात तो इसकी क्वेश्चन की हल होती है। क्वेश्चन में दिया था कि अगर बालकों का स्कूल है तो संबंध नंबर 1 उन्होंने दिया था कि आर ए कॉमा बी सच दैट ए बी की बहन है। तो हमने मान लिया कि किसी बालक के स्कूल में बालिकाएं नहीं हो सकती, अर्थात ए बी की बहन नहीं है, अर्थात क्या है? आर इक्वल्स टू पाई एक रिक्त संबंध है। ये तो इसकी पहली बात हो गई। दूसरी बात, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। और इसका दूसरा जो दे रखा है वो ये दे रखा है उनने, अब बहन वाली बात नहीं है। हाँ, आप उसको वहां पे रिपीट मत करना। प्रश्न टॉपिक चेंज हो गया उसका, और उसने बोला आर डैश, मतलब एक अन्य बात है, आर डैश ए कॉमा बी सच दैट ए व बी की ऊंचाइयों का अंतर, ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। तो सीधी सी बात है, जितने भी स्टूडेंट है उनकी ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम ही होगा।
3 मीटर मतलब क्या हो जाता है, 9 फीट हो जाता है। अब 9-10 फीट का तो कोई स्टूडेंट होता नहीं है। 10 फीट किसको बोलते हैं, एक भवन की ऊंचाई 10 फीट के लगभग होती है। तो 3 मीटर का अंतर बिल्कुल हो सकता है। तो ये कौन सा संबंध है, सार्वत्रिक संबंध है। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे, अब यह बात ध्यान रखना कि यहाँ लड़का या लड़की वाली बात नहीं है, ठीक है। बालकों का स्कूल है और उसने बोला है कि ए बी की ऊंचाई का अंतर कितना है, 3 मीटर से कम है। तो उसको देखते हैं, हम उसका आंसर लिखते हैं। अतः किन्हीं दो विद्यार्थी या छात्र, कुछ भी लिख सकते हैं, या बालक भी लिख सकते हैं, 2 विद्यार्थियों, क्योंकि इसने यहाँ पे ऊंचाइयों का अंतर ही लिखा है खाली, बालक भी लिख सकते हो आप, विद्यार्थी भी लिख सकते हो, ठीक है। 2 विद्यार्थियों की ऊंचाई का अंतर हमेशा 3 मीटर से कम ही होगा। और अगर ऐसा हो रहा है कि सब बातें सेम हो रही है, तो सब बातें सेम होती है, तो कल मैंने आप लोगों को सार्वत्रिक संबंध पढ़ाया था, A गुणा A, R बराबर A गुणित A, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये क्योंकि R डैश लिया है, सेकंड सवाल था, तो इसलिए R डैश बराबर क्या हो जाएगा, A गुणित A, और A गुणित A क्या कहलाता है, R डैश एक सार्वत्रिक संबंध है, सार्वत्रिक संबंध है। सार्वत्रिक संबंध इसलिए क्योंकि सभी की ऊंचाइयों का अंतर क्या है, 3 मीटर से कम ही होगा। 3 मीटर से ज्यादा तो किसी की ऊंचाई में अंतर हो ही नहीं सकता। मैं मान लो 5.5 फीट का हूं, अब कोई 15-20 फीट का तो होगा ही नहीं कि मेरी और उसकी ऊंचाई में अंतर 3 मीटर से कम हो जाए। तो 3 मीटर से कम का ही अंतर होता है सभी में, इसलिए ये क्या है, एक सार्वत्रिक संबंध है। तो पहला वाला था हमारा, इसका पहला भाग था R टेंस टू ए बी, जहां ए बी की बहन है, तो बालकों के स्कूल में लड़कियां नहीं होती है, इसलिए वो उसकी बहन नहीं है, अतः वो रिक्त संबंध है। और दूसरा क्या है कि ए बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से अधिक है, तो अतः किन्हीं 2 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का अंतर हमेशा 3 मीटर से कम ही होता है, अतः ये क्या है, एक सार्वत्रिक संबंध है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो ये उदाहरण नंबर 2 दे रखा है, और उदाहरण नंबर 2 है, मान लीजिए कि T किसी समतल पर स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। ये जो T है, ये किसी समतल पर स्थित, समतल मतलब प्लेन, ये बोर्ड है जिससे हम समतल कह सकते हैं, ठीक है। तो समतल पर स्थित किसी समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है, और समुच्चय T में R T1 T2, जहां T1 और T2 के सर्वांग सम है। मतलब जो अगर 2 बातें हैं या 2 त्रिभुज है, तो T1 T2 के क्या है, सर्वांग सम है। और एक संबंध है कि सिद्ध करो कि R क्या है, तुल्यता संबंध है। मैं आपको बता दूं R का तुल्यता संबंध कैसे ज्ञात होगा। कल मैंने आप लोगों को रिक्त संबंध पढ़ाया था, सार्वत्रिक संबंध पढ़ाया था, स्वतुल्य संक्रामक और सम्मित पढ़ाया था, है ना। तो जो स्वतुल्य, संक्रामक और जो सम्मित होता है, अगर वो तीनों बातें अगर प्रूफ हो जाती है, तो क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। तो स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित तीनों सिद्ध करने पड़ेंगे इसमें। तो हम इसका हल करते हैं। तो स्वतुल्य के लिए बताते हैं सबसे पहले। अब आपको बता दूं, मैं स्वतुल्य का मतलब मैंने कल बताया था, या इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि आपको यहां से एक भी सवाल समझ में नहीं आएगा अगर पार्ट 1 नहीं समझ आए तो। उस वीडियो को जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें। तो इसका हल देखते हैं। स्वतुल्य हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज अपने आप के सर्वांग सम होते हैं। जितने भी त्रिभुज होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज स्वयं में
सर्वांग होता है। सर्वांग होता है मतलब उसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो सर्वांग होती है आपस में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज स्वयं में क्या होता है, सर्वांग होता है। अतः हम लिख सकते हैं कि T1 और T1 T1 के लिए के सर्वांग सम है, तो अतः R क्या हो जाएगा, R स्वतुल्य हो जाएगा। क्योंकि बात एक ही की हो रही है, यहाँ पे कोई मान तो बदल ही नहीं रहा है, त्रिभुज की बात हो रही है, तो हम T1 के लिए T1 को क्या मान सकते हैं, सर्वांग मान सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि स्वतुल्य का मतलब होता है दोनों चीजें सेम होना, तो यहाँ पे हमारा T1 और T1 हो जाएगा। तो ये तो हो गया स्वतुल्य। दूसरा हमको लेना है सम्मित। अब सम्मित में क्या होता है, मैंने कल बताया था या इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। सम्मित में ये होता है कि मान लो कोई T1 और T2 दो चीजें हैं, वो अगर बिलोंग काय में कर रही है, R में कर रही है। T1 और T2 दो चीजें बिलोंग कर रही है R में, तो वो T1 T2 से क्या होगा, सर्वांग सम में है, सर्वांग सम है। तब ये जो T2 T1 है, तब अगर T2 भी क्या होगा, T1 से सर्वांग सम है, सर्वांग सम। और अगर T2 T1 सर्वांग सम है, तो इसका जो रिफ्लेक्ट है T2, T1 काय में बिलोंग करेगा, R में बिलोंग करेगा। और अगर ऐसा हम प्रूफ कर देते हैं कि R में बिलोंग करेगा, दैट मीन्स वो क्या होगा, सम्मित होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अतः R सम्मित है। थर्ड क्या बताना, हमको संक्रामक बताना। संक्रामक बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, संक्रामक हम मानते हैं T1 और T2 अगर बिलोंग कर रहे हैं R में, और हम लिखते हैं T1 T2 के सर्वांग सम है, जैसा वहां पे लिखा था, सर्वांग सम है। किसमें लिखा था हमने, जैसा इसमें लिखा है, सेम वो की वही बात लिख लेते हैं। अगर सेकेंड बात भी मैं वही लिख लूं कि अगर T1 T2 बिलोंग्स टू R है, तब T1 T2 सर्वांग सम है, तब हम मान लें कि T2 T3 दो और एलिमेंट ले लें, वो अगर बिलोंग कर रहे हैं R में, तब T2 T3 के सर्वांग सम है, वांग सम है। अब देखो T1 और T2 सर्वांग सम है, T1 T2 सर्वांग सम है, T2 T3 भी सर्वांग सम है, मतलब T1 T3 से भी सर्वांग सम होगा। तो हम लिख देते हैं T1 T3 के सर्वांग सम है, वांग सम है, अतः T1 T3 बिलोंग काय में करेंगे, R में, अतः R क्या है, संक्रामक है। और अगर R संक्रामक हो जाता है तो तीनों बात प्रूफ हो जाती है। तीनों बात दैट मीन्स स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, और तीनों जब प्रूफ हो जाती है तो हमारा क्या हो जाता है, तुल्यता संबंध ज्ञात हो जाता है। तो हम आखिरी में लिख देंगे, अतः R एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो आपको ये बातें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमको क्या बताना है, उसको स्वतुल्य बताना है। स्वतुल्य बताने के लिए कल के वीडियो में बताया था मैंने कि क्या होता है कि दोनों बातें सेम लिखनी पड़ती है। और देखो त्रिभुज में ऐसा हो सकता है क्योंकि त्रिभुज सब एक जैसे दिखते हैं, इसलिए वो स्वतुल्य हो सकते हैं। सम्मित बताने के लिए कि अगर T1 T2 से सर्वांग सम है, तो T2 भी T1 से सर्वांग सम होगा। अतः ये दोनों उल्टा भी कर दें तो भी सर्वांग सम होंगे। परछाई मतलब कांच में प्रतिबिंब जैसा दिखे उल्टा, T1 T2 तो उसका उल्टा हो जाना चाहिए T2 T1, तो सम्मित है। और संक्रामक में क्या होता है, जैसे कल बताया था मैंने, या पहले वीडियो में बताया था कि T1 T2 और T2 T3 है, तो T1 T3 से भी संक्रामक होगा, तो T1 T3 से सर्वांग सम होगा, अर्थात संक्रामक होगा। और संक्रामक होगा तो क्या होगा,
तीनों हो जाता है तो तुल्यता संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा उदाहरण नंबर 2 कवर होता है इसमें। अगला देखते हैं उदाहरण नंबर 3। देखिए उदाहरण नंबर 3 है। उदाहरण नंबर 3 में दे रखा है, मान लीजिए कि एल किसी समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय है। बात पे ध्यान देना, इसके पहले था त्रिभुज का समुच्चय। देखिए त्रिभुज अगर मान लो ऐसा बनाए, इसको ए बी और सी मान लेते, अगर इसी को घुमा के मैंने त्रिभुज घुमा दिया और यहाँ पे कर दिया आपका सी, यहाँ ए कर दिया, यहाँ बी कर दिया, और घुमा दिया और मैंने यहाँ पे बी कर दिया, यहाँ सी कर दिया, यहाँ ए कर दिया, तो भी त्रिभुज के मान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सर्वांग सम जरूर था। पर रेखाएं ऐसी नहीं हो सकती है। रेखाओं में क्या होगा, मान लो रेखा एक है और वो क्या गिरा है, रेखा L1 L2 पर लंब है। अब देखो जब बात स्वतुल्य की करेंगे तो क्या रेखा L1 पे ही लंब हो सकेगी, क्योंकि स्वतुल्य तो ये कहता है कि दोनों बातें सेम होनी चाहिए। और इसकी जो प्रश्न की कंडीशन है कि L1 L1 पर लंब है तो L1 L2 पर लंब है, पर स्वतुल्य के लिए हम क्या मानते हैं, L1 और L1 मानते हैं। जैसे उसमें माना था हमने T1 और T1, तो यहाँ पे L1 और L1 तो मान नहीं सकते हैं, क्योंकि L1 किसी L1 पे लंब हो ही नहीं सकती है। एक रेखा ऐसी वो कि वही रेखा अपने ऊपर लंब होगी क्या, मान लो मैं हूं तो मैं मेरे ही ऊपर चढ़ सकता हूं क्या, ये तो संभव नहीं, कोई दूसरा होता तो बात अलग थी। ठीक है, तो L1 L1 पे लंब नहीं हो सकती है, इसलिए उसने पहले ही प्रश्न में दे दिया है कि वो कह रहा है कि L1 L2 पर लंब है, तब समुच्चय L पर परिभाषित एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि R सममिति तो है, सममिति है किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक। तो हमको क्या बताना है, वो ना तो सतुल्य बताना है ना संक्रामक बताना है। तो देखिए मैं इसका हल आप लोगों को बताता हूं। तो इसको कैसे बताएंगे, सबसे पहले मैं स्वतुल्य लेता हूं। तो स्वतुल्य लेंगे तो क्या होगा, स्वतुल्य होगा, हम जानते हैं कि उसके पहले आप चाहो तो ये लाइन यहाँ पे लिख सकते हो हल में, कैसे कि R, ये सभी क्वेश्चन में लिख लेना, R L1 L2 सच दैट L1, L2 पर लंब है। ये सवाल की कंडीशन लिख ली मैंने, कभी जगह कम होती है तो मैं नहीं लिखता हूँ, पर आप लोग ध्यान रखना कि हमको ये सवाल की कंडीशन लिखना जरूरी है ना। अब हम स्वतुल्य लेते हैं, स्वतुल्य हम जानते हैं कि कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती है। मैंने भी हाल बताया, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई स्वयं पे रेखा है तो रेखा उसी के ऊपर लंब हो जाए, वो कि वही रेखा लंब नहीं हो सकती। त्रिभुज जरूर हो सकता है, उसकी डायरेक्शन है घूम घूम के, ठीक है, क्योंकि वो सर्वांग सम बताना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, हम लिख देंगे कि L1 L1 नॉट बिलोंग टू R, अतः स्वतुल्य नहीं है, R स्वतुल्य नहीं है। दूसरा हमने बोला सम्मित। अब सम्मित के लिए क्या लेते हैं, सम्मित के लिए दो बातें लेनी पड़ती है, पहला L1 L2 और उससे प्रूफ करना है L2 L1। तो वो संभव है कि अगर एक रेखा L1 है वो L2 के ऊपर लंब है या L1 के ऊपर L2 लंब है तो L2 के ऊपर L1 लंब हो सकती है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, इसलिए सम्मित सिद्ध हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, हाँ हम लिखेंगे इसकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग L1 L2 बिलोंग टू R, जहां L1 L2 पर लंब है और L2, L1 पर लंब है, तब लिख सकते हैं हम कि L2 L1 बिलोंग टू R,
आर सममित है, सममित है। ठीक है, आर सममित हो जाएगा। क्यों सममित हो जाएगा? क्योंकि वो उसके ऊपर लंब हो सकता है, उल्टा होके भी। L1 L2 और L2 L1 एक दूसरे के ऊपर लंब हो सकते हैं। तीसरी बात हमको क्या बतानी है? तीसरी बतानी है संक्रामक नहीं है। तो देखो संक्रामक नहीं है ये भी संभव है, वो भी मैं आपको उदाहरण के थ्रू बताऊंगा। संक्रामक के लिए देखो पहले उदाहरण देखते हैं। अगर हमने कोई L1 मानी, वो उस पर L2 लंब है, दूसरी मान ली कि L2 पे L3 लंब है, तो ये जरूरी नहीं है कि L1 L3 पर लंब हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लंब हो। पहली वाली दूसरे वाली पे लंब है, दूसरी वाली तीसरी वाली पे लंब है, पर पहली वाली तीसरी वाली पे लंब नहीं हो सकती है। ठीक है, तो और वो कैसे? वो ऐसा इसलिए क्योंकि पहली वाली दूसरी वाली पे लंब है, दूसरी वाली पे तीसरी वाली लंब है, तब ये पहली वाली तीसरी वाली पे लंब थोड़ी हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि L1 L2 बिलोंग टू R, और वही बात L1 L2 पर लंब है। तो और उसके बाद लिखेंगे L2 L3 बिलोंग टू R, L2 L3 पर लंब है, लंब है। पर जैसा मैंने अभी हाल बताया था वैसे ही चित्र बताऊंगा। हाँ, तो मान लो कि ये L1 ये आपकी क्या हो गई? L1। अब L1 के ऊपर हो गई हमारी L2, और अब इसे L2 के ऊपर हो गई L3, तो ये L1 और L3 तो क्या हो गई? अगर इसे मिलाते हैं तो ये दोनों तो लंब हो ही नहीं सकती है, तो समांतर हो गई। अब समांतर हो गई तो हम L1 L3 को लंब लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं, वो सीना बहुत आता है। L1 L3 को लंब नहीं लिख सकते। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? L1 L3 नॉट बिलोंग R, अतः R संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो R स्वतुल्य नहीं है, R संक्रामक नहीं है, पर R सममित है। और वो ऐसा कैसे हुआ है? क्योंकि हमने चेकआउट किया कि L1 L1 के ऊपर लंब नहीं हो सकती, पर L1 L2 और L2 L1 एक दूसरे के ऊपर लंब हो सकती है, इसलिए सममित है। पर यह भी सममित नहीं है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम उसके बाद उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3, मतलब हमें समुच्चय क्या दे रखा है उसने? समुच्चय A मान लेता हूं मैं, A बराबर कितना है? 1 2 3 में जो संबंध है वो संबंध उनने दे रखा है ये, तो मैं संबंध भी नोट कर लेता हूं। संबंध है R 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3, ये 5 संबंध दे रखे। देखिए अगर अंक दे दिए तो बहुत सरल हो जाता है, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है। यहां से क्लियर दिख रहा है कि ये 1 2 3 है और इसमें संबंध 1 1 2 2 और 3 3 है, मतलब ये स्वतुल्य तो 100% है। अब संक्रामक सम्मित है या नहीं, सम्मित होने या नहीं होने के लिए इन तीनों से तो कुछ भी नहीं पता चलता है। तो यहां चेक करता हूं मैं, 1 2 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है मेरे पास, और 2 1 नहीं है, या 2 3 तो 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं है, तो वो सम्मित नहीं होगा। तीसरी बात, संक्रामक भी ये नहीं है। संक्रामक इसलिए नहीं है क्योंकि अगर 1 से 2 है और 2 से 3 है तो 1 3 नहीं है। ठीक है, तो ये संक्रामक नहीं है। सवाल हम देखते से पता चल रहा है, उसके अलावा भी उसने सवाल में भी यही दे रखा है कि प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है परंतु न सम्मित है और न संक्रामक। ये बताना है हमको, उसको सिद्ध करके, तो हम सिद्ध करके बताते हैं इसके अकॉर्डिंग। पहली कंडीशन है स्वतुल्य। और आप लोगों से विशेष निवेदन है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप यहाँ तक आ गए हो, वीडियो को देखते देखते 20 25 30 मिनट का वीडियो होने वाला है, 20 मिनट लगभग हो चुका होगा। तो आप लोग वीडियो अगर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करने से और लाइक करने से हमें कोई
उसका बड़ा फ़ायदा तो नहीं होता, पर आप लोगों के लाइक और कमेंट से हमारा हौसला ज़रूर बढ़ता है। देखिए, सामान्य कोचिंग पढ़ाना, ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाना और यूट्यूब पे पढ़ाने में बहुत अंतर हो जाता है। सामान्य कोचिंग में बच्चे हमारे पास बैठे हुए होते हैं और हम लोग बोर्ड पे पढ़ाते रहते हैं, फैन भी ऑन होता है, सब कुछ चलता है। ऑनलाइन कोचिंग में भी ये होता है कि हमारे स्टूडेंट ही होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं देख रहे होते हैं। पर यूट्यूब पे जब हम परफॉर्मेंस देते हैं तो हमें बहुत बातों का ध्यान रखते हैं हम लोग कि लाइटिंग इफेक्ट अच्छा होना चाहिए, फ़ैन की आवाज़ नहीं आना चाहिए, इसलिए फ़ैन ऑफ कर रखा है, 5-6 लाइटें चल रही है, तो उनकी जो जून की गर्मी में जो गर्मी होती है वो भी बहुत ज़्यादा लगती है। और उसमें अगर आपका थोड़ा सा लाइक और कमेंट और शेयर हमको मिल जाता है तो एक मन में प्रसन्नता बढ़ जाती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो हम सवाल देखते हैं आगे। स्वतुल्य हमें दे रखा है इसने आर में, क्या है, 1-1, 2-2 और 3-3, ये तीनों बातें हैं। ठीक है, अब 1-1, 2-2 और 3-3 तीनों में से आर के ही अवयव है तीनों, क्योंकि अगर इस एलिमेंट 1 की बात करें तो 1-1, इसके लिए 2-2 और इसके लिए 3-3। अगर इन तीनों के लिए अगर इस टाइप का प्लेटफॉर्म हमें मिल जाता है दैट मीन्स वो स्वतुल्य है। ठीक है, तो 1-1, 2-2 और 3-3 होने चाहिए और ये अवयव आर में मौजूद है, होने चाहिए ये सभी अवयव काय में, इस आर में मौजूद है। या मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी अगर कोई शब्द आपको याद आ जाए तो लिख लेना। ठीक है, तो ये सभी आर में, या ये सभी आर में उपलब्ध है, अतः आर स्वतुल्य। कोई ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, बस लिमिटेड शब्दों में इसका पूरा वाक्य खत्म हो जाता है। दूसरा, सम्मित। 1, b belongs to R tends to 2, 1 belong to not equal to R। 1, b belong तो R में कर रहा है, पर 2, 1 बिलोंग नहीं कर रहा है। इसमें 1 और 2 तो है, पर 2 और 1 नहीं है, और 2 और 1 नहीं है दैट मीन्स ये सम्मित नहीं है। तो इसके लिए क्या लिख देंगे, अतः यह सम्मित नहीं है, अतः आर सम्मित नहीं है। और तीसरा क्या निकालते हैं, संक्रामक। और संक्रामक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम मानते हैं 1, 2 बिलोंग टू आर टेंस टू, या करके लिख सकते हैं, और करके लिख सकते हैं 2, 3 बिलोंग टू आर, लेकिन 1, 3 नॉट बिलोंग टू आर। और अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा है दैट मीन्स संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम, आर, अतः आर संक्रामक नहीं है। तो अभी तक आप लोगों को 3-4 सवाल मैंने इसमें पढ़ा दिए। 3 सवाल मैंने तुल्य, संक्रामक और सम्मित पे पढ़ाए हैं। आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि सम्मित, संक्रामक और स्वतुल्य क्या होता है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 भी आप लोग कंप्लीट नोट कर लेना। सबसे पहले मैंने इसमें स्वतुल्य बताया है। स्वतुल्य चूंकि सवाल में दिख ही रहा है कि ये तीनों होने चाहिए और ये तीनों सवाल में उपलब्ध है, इसलिए स्वतुल्य है। हमारे पास 1 और 2 तो अवेलेबल था, पर 2 और 1 अवेलेबल नहीं था, उसका उल्टा अवेलेबल नहीं है, इसलिए सम्मित नहीं है। और हमारे पास 1, 2 और 2, 3 अवेलेबल है, पर 1, 3 अवेलेबल नहीं है, इसलिए संक्रामक नहीं है। अगर आप लोगों को यहाँ तक उदाहरण नंबर 4 तक आप लोग कंप्लीट कर लें। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।